गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी हमने जो डिस्कशन किया था राष्ट्रपति की जो वेरियस पावर थी, जिसमें हमने वीटो पावर पढ़ा था। वीटो का मतलब होता है निषेध, मना करना किसी चीज़ का। तो ये हमने पढ़ लिया था, वीटो पावर पढ़ रखी थी। एक सेकंड, ओके, वीटो पढ़ लिया था आपने प्रेसिडेंट का। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट विल स्टडी समथिंग गुड नाउ। जस्ट अ सेकंड, ओके, इट इज़ क्वाइट लार्जर एक्चुअली, मेक इट स्मॉल थोड़ा सा। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो संविधान में क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति का जो पद है ना, एक संविधान का सर्वोच्च पद है। ठीक है, मैंने आपको प्रेसिडेंस बताया था 26 सीक्वेंसेस में। जैसे सर्वप्रथम राष्ट्रपति आते हैं, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये इनका एक सीक्वेंस रहता है। ठीक है, तो संविधान में भारत सरकार का स्वरूप संसदीय है। कैसा है? संसदीय स्वरूप है। फलस्वरूप राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान होते हैं। देखो, वास्तविक शक्तियाँ तो प्रधानमंत्री में निहित हैं और राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, और जो भी राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के डिस्कशन से करते हैं। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में मैं बताऊं तो राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी जो शक्ति है ना, प्रधानमंत्री जिसका प्राइम मिनिस्टर जिसको लीड कर रहे हैं, जो मंत्रिमंडल है, उसकी सहायता से, उस सलाह से करते हैं। ओके, सो दिस द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डन विद द डिस्कशन आफ्टर द लीडिंग प्राइम मिनिस्टर विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनकी सहायता से वो करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने राष्ट्रपति की वास्तविक शक्ति को निम्न प्रकार से बताया। उन्होंने कैसे डिफाइन किया? B.R. अम्बेडकर ने, भारतीय संविधान में भारतीय संघ के कार्यकलापों का एक प्रमुख होगा। मतलब भारतीय जो संविधान में ना, भारतीय संघ के कार्यकलापों एक प्रमुख होगा, जिसमें संघ का राष्ट्रपति कहा जाएगा। ये है, एक प्रमुख होगा, और उस प्रमुख को क्या कहेंगे? हम प्रेसिडेंट कहेंगे। भारत के संविधान में जो भारतीय संघ है ना, वर्ड यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब बहुत सारे स्टेटों से मिलकर एक ऐसा संघ बनाया जिसको टूटा नहीं जा सकता, और कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता है, देश से अलग नहीं हो सकता है। इस प्रकार की बात कही गई है। ठीक है, तो वो उनका प्रमुख होगा। कार्यपालक उपाधि अमेरिका के राष्ट्रपति की याद दिलाती। अमेरिका में क्या प्रधान, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है ना, वहाँ कार्यपालक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इटसेल्फ होते हैं। ठीक है, नाम से समानता के अतिरिक्त अमेरिका में प्रचलित सरकार एवं भारतीय संविधान के तहत अपनाई गई सरकारों में अन्य कोई समानता नहीं है, और बाकी कोई समानता नहीं है। जैसे वहाँ पे प्रधानमंत्री का रोल इतना नहीं है जितना हमारे यहाँ पे जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित रहती है। अच्छा, सरकार की अमेरिकी व्यवस्था को राष्ट्रपति व्यवस्था कहा जाता है। जो सरकार की अमेरिकी व्यवस्था है ना, उसको राष्ट्रपति व्यवस्था कहा जाता है, और भारतीय व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो दैट इज द कॉल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन। ये संसदीय व्यवस्था इसको कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका में राष्ट्रपति व्यवस्था कहा जाता है, अमेरिका वाले प्रावधान में। ओके, अच्छा, अब इसके बाद में अगर बात करते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो हमारे हेड है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड राष्ट्रपति, जो ब्रिटिश के संविधान के अंतर्गत एक राजा की है। देखो फ़र्क कितना है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चयन होता है, वोट डालता है अप्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य उसमें वोट करते हैं। ठीक है, बात फ़र्क इतना है, लोकसभा की, संसद के दोनों सदनों के करते हैं। अब जो ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन का राजा वोटों से, अभी भी वो पुरानी पद्धति चली जा रही है, वहाँ पर वोटों से चयन नहीं होता है राजा का, ये फ़र्क है। ठीक है, तो वो राष्ट्र प्रमुख होता है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। अच्छा, लेकिन कार्यकारी नहीं होता, वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, उस पर शासन नहीं करता। वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहा, रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उसको गवर्न नहीं कर रहा, उस पर गवर्न नहीं कर रहा है। अच्छा, राष्ट्रपति का प्रतीक है, वो प्रशासन में औपचारिक रूप से सम्मिलित है, अथवा एक मोहर के रूप में जिसके नाम पर राष्ट्र के निर्णय लिए जाते हैं। वो मंत्रिमंडल की सलाह पर निर्भर है। ही इज़ एब्सोल्युटली डिपेंडेंट ऑन द एडवाइसेस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वह उसकी सलाह के विरुद्ध अथवा किसी सलाह के बिना कुछ नहीं कर सकता। मतलब जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिमंडल की परामर्श से ही कर सकते हैं, अपने स्वविवेक से कुछ नहीं कर सकते। उनको जो मंत्रिमंडल है, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री रहते हैं, उनके परामर्श से ही सारे कार्य किए जाते हैं। अच्छा, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ना, किसी भी सचिव को किसी भी समय हटा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है।
तो भारत अमेरिका में तो किसी भी सचिव को हटा सकते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति में ऐसा उनको ऐसी शक्ति नहीं है। जब उसके मंत्रियों को संसद में बहुमत हो, ठीक है, अगर और ऐसा विशेष जब मानो अब मंत्रियों का बहुमत संसद में है तो ऐसी स्थिति में वो नहीं हटा सकते हैं। ओके, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझने के लिए हमें अनुच्छेद 53, 74, 75 के प्रावधानों का संदर्भ लिया। देखो अनुच्छेद हमने बताया कि आर्टिकल अभी आपको मैंने क्लियरली बताया 52 से हम 62 तक यहाँ तक पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में, संघ के बारे में, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर आगे फर्दर हम डिस्कशन करेंगे कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये सारे और वो कार्यकाल, जैसे 53 में कहा कि जो आपकी कार्यपालिका होती है ना उसका प्रमुख होगा राष्ट्रपति। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी हम एक यहाँ से एक राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 पढ़ लिया होगा आपने। अच्छा, भारत की संघ कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में नहीं हो, तो कार्यपालिका में कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और आपके कैग, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, ये इनके पार्ट होते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। सो वी वर डिस्कसिंग कि ये कार्यपालिका के सदस्य होंगे, कौन कौन होगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी दैट इज परिषद और आपके अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, ये इनके 5 व्यक्ति पार्ट होंगे। ओके, अच्छा, आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कहा गया आर्टिकल 54 में। देन 55 कहता है कि जो रीति है, व्हाट इज द प्रोसीजर टू इलेक्ट ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज इन द आर्टिकल 55। उनकी राष्ट्रपति का क्या कार्यकाल होगा, ये आर्टिकल 56 में दे रखा है। एलिजिबिलिटी क्या होंगी, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, ये सारी बात दी गई हैं 58 में चुने जाने के लिए योग्यता। और 57 में कहा गया पुनर्निर्वाचन, एक व्यक्ति कई बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, उसके लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, जैसा कि अमेरिका में मात्र 2 बार व्यक्ति राष्ट्रपति के पद धारण कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति की कार्यकाली दशाएं कि क्या कार्यकारी दशाएं होंगी उसकी, दैट इज द गिवन इन द आर्टिकल 59। राष्ट्रपति की शपथ है, 50 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। और अगर बात करते हैं 62 की, तो राष्ट्रपति की अगर पद रिक्त हो जाता है उस पर चुनाव करने का समय और उसकी पदावधि क्या होगी, ठीक है। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना आर्टिकल 65 में दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति है तो वो राष्ट्र कौन सी स्थिति में कार्य करेगा, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से कवर करके बताया है। राष्ट्रपति की चुनाव संबंधित जो मामले हैं वो आर्टिकल 71 में दिए गए हैं, दैट इज द आर्टिकल। अच्छा, राष्ट्रपति को क्षमादान देने की, जो उसको माफ़ी देने का है, दैट इज द आर्टिकल 72, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको जरूर ध्यान से सुनिए। मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग, ये 74 में दिया गया है कि वो देखो 2 चीज़ हैं कि आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। ऐसे ही मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को आर्टिकल 54 के तहत हेल्प देगी, ये बात कही गई है आर्टिकल 74 में। ओके, अच्छा, अब 75 में क्या कहा गया है कि मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति करना, कार्यकाल, वेतन इत्यादि ये हैं। और भारत का महान्यायवादी जो मैं आपको बोल रहा था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज इन दी पार्ट ऑफ आर्टिकल 76, जो कि पार्ट हैं आपके एग्जीक्यूटिव के। अच्छा, भारत द्वारा कार्रवाई संचालन है, भारत सरकार के द्वारा जो कार्रवाई होगी उसका संचालन कैसे होगा, दैट इज दी आर्टिकल 77 में दे रखा है। अच्छा, राष्ट्रपति को सूचना प्राप्त करने संबंधी राष्ट्रपति के दायित्व, राष्ट्रपति को जैसे अगर कोई सूचना देनी है ना तो उसके संबंध में क्या प्रधानमंत्री की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज दी आर्टिकल 78। संसद के शस्त्रावसान तथा भंग करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि अगर संसद को शस्त्र को कौन शस्त्रावसान करेगा या भंग करेगा, ये आर्टिकल दे रखा है 85 में। और ये मैंने आपको बताया ही था। वीटो वाली बात दे रखी है 100 में, और संघीय बजट प्रस्तुत कराते हैं वो 112 में। 113 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और 113 में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति आर्टिकल
143 में दे रखी है। ये आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आशा करता हूँ यू आर गेटिंग एवरीथिंग वेरी क्लियरली। ओके, अच्छा अब एक एक करके इलेबोरेट करते हैं यहाँ से चीज़ों को अच्छी तरीके से। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये आर्टिकल 53 में कहा गया है कि जो संघ है ना, संघ, भारत एक संघ है विभिन्न राज्यों का, 8 राज्य 8 केंद्रीय शासित प्रदेश वर्तमान स्थिति में। तो जो राष्ट्रपति में शक्ति एग्जिस्ट करेगी उन्हीं में करेगी, ये सारे नाम उन्हीं, जो मंत्रिपरिषद है ना, प्रधानमंत्री के परामर्श से, और ये राष्ट्रपति उन्हीं के परामर्श से कहे गए हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको आर्टिकल बताया है। ठीक है, 53 में जो संघ कार्यपालिका की शक्ति 53 के तहत राष्ट्रपति में निहित हो गई। अच्छा, जो राष्ट्रपति अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनको सहायता या एडवाइस चाहिए, परामर्श चाहिए, उनके लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और जो कि कौन नेतृत्व करेगा, कौन लीड करेगा, उसको प्रधानमंत्री करेंगे, और वो राष्ट्रपति की सहायता अर्थात राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नेतृत्व एक मंत्रिपरिषद होगी, जो संविधान के तहत राष्ट्रपति की सहायता करेगी और अपने कार्यों का क्रियान्वयन करेगी। कौन? मंत्रिपरिषद। किसके परामर्श से? कौन नेतृत्व करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक है, निर्वहन करेगा। ये बात 74 में दे रखी है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि जो मंत्रिपरिषद है ना, मंत्रिपरिषद जितने मिनिस्टर हैं वो सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। यह उपबंध संसदीय व्यवस्था की नींव है। ये जो उपबंध है ना, ये नींव है संसदीय व्यवस्था की, जो अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, उसकी सीधी बेस। क्या बेस? कि जो मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे, उत्तरदायी होंगे। ओके, अच्छा, अभी एक यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताता हूँ। देखो, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। जो 42वें संविधान संशोधन में, जो 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा कहा गया था कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है। मतलब जो राष्ट्रपति है ना, इसमें इन्होंने पूरा संविधान ही बदल दिया था 42 में। इन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री ने परामर्श दिया है ना राष्ट्रपति पे, उसको बाध्यकारी बता दिया कि ये जो बाध्यकारी किस में, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, किस संविधान संशोधन के तहत यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, तो बाध्यकारी थी में आ जाएगी बात 1976 में ये बात कही गई थी। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1972। 44th, ये बाद में फिर मुरारजी देसाई वाली जो सरकार आई, फिर बाद में पूरा ट्रिमेंडस चेंज आ गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अधिनियम 1978 में जनता पार्टी की जो सरकार थी, कि कहा गया कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो सामान्यतः अथवा अन्यथा रूप से मंत्रिमंडल को सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, हालांकि पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानने के लिए वो बाध्य हैं। देखो, उन्होंने ये बात कही गई कि बाध्यकारी कंडीशन ये नहीं, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जो मंत्रिमंडल है ना, उनके पास बोल सकते हैं, कह सकते हैं। हालांकि अगर पुनर्विचार करने के बाद अगर बात कही गई तब वो बाध्य हैं उस बात को। अन्य शब्दों में अगर हम बात कहें कि राष्ट्रपति किसी सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेज सकता है, परंतु अगर पुनर्विचारित होने के बाद में सलाह मानने के लिए बाध्य है। यहाँ ये निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रपति को आप ये नहीं कह सकते पहले अटेम्प्ट में कि तुम्हें ये मंत्रिमंडल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई द प्राइम मिनिस्टर है उसकी बात नहीं माननी, लेकिन अगर वो उनको ये अधिकार है कि उसको पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास भेज सकते हैं। अगर मंत्रिपरिषद ने, देखो ये चीज़ मैंने आपको वीटो पावर में भी बताया था, अगर मंत्रिपरिषद ने वो चीज़ उनके पास दोबारा भेज दी तो अब ये कंडीशन बन गई कि राष्ट्रपति अभी बाध्य हैं। ठीक है, अक्टूबर 1997 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति की KR नारायण को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की। देखो, एक बात बताता हूँ आपको क्या हुआ। 1997 में एक मंत्रिमंडल ने, राष्ट्रपति थे KR नारायण, उनको बोला कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगेगा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 356 के साथ चलता है। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में जो कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाते हैं, गवर्नर के परामर्श से।
वो अगर उनको ऐसा लगे कि जो राज्य की जो प्रचलन है संविधान का उसमें पालन नहीं हो रहा, और या कोई ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, अनुदेश दिए, उनका पालन नहीं कर रहे, तो इस वाले अनुच्छेद के तहत तो जब लग जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं, और अगर 365 की बात करें तो इंस्ट्रक्शन को पालन नहीं कर रहा तब लगता है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो उन्होंने बोला इनको, राष्ट्रपति जी को, जो के नारायण थे, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना है। तो राष्ट्रपति ने क्या किया, उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दिया कि भाई पहले इस पर डिस्कशन करो, इज इट कंपलसरी दैट देयर विल द प्रेसिडेंट रूल विल बी इम्पोज इन दैट उत्तर प्रदेश। तो पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। ये 1997 में हुआ ऐसा। तब मंत्रिमंडल ने मामले को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया। इस प्रकार बीजेपी कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार बच गई। अच्छा, हुआ क्या कि जब मंत्रिमंडल ने मामले को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया, फिर मंत्रिमंडल के पास जब लौटा दिया ना, तो उसने जो इशू को आगे फॉरवर्ड नहीं किया। तो जो इस प्रकार बीजेपी की जो कल्याण सिंह की अब सरकार थी किसकी राज्य में, इस केंद्र कल्याण सिंह की, तो उन्होंने फिर इसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया, तो सरकार बच गई, फिर सरकार नहीं गिरी। अगर वो वहाँ राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार करने के बाद भेज देते तो राष्ट्रपति शासन लग जाता। पुनः एक कंडीशन होती है 1998 में, वहाँ फिर क्या होता है, के आर नारायण के पास में पुट द्वारा, ये बिहार राज्य है ना, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया था। कुछ महीने पश्चात कैबिनेट ने पुनः वही चला दी, केवल तभी फरवरी में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा। देखो, अब यहाँ से एक चीज़ बहुत क्लियर होती है कि प्रेसिडेंट रूल लगाने का तरीका, जैसे उन्होंने ये बोल दिया कि आपको एक बार डिस्कशन करने के लिए, दैट वाज द 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में था इंदिरा गांधी वाली सरकार में, कि अगर आपके पास में ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार, मंत्रिमंडल ने ये परामर्श किया है कि किसी राज्य में वहाँ पे या राष्ट्रपति शासन लगना है, तो उसमें ये बात कही गई कि आपको ये फाइनल कर देना एक बार में। लेकिन जो 44 1978 में एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आई, उसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार करने के लिए भेज देते हैं। अगर पुनर्विचार करने के पश्चात राष्ट्रपति के पास जाता तब वो बात दें, पहले अटेम्प्ट में बात नहीं है। तो ये कंडीशन दो अराइज हुई कि उत्तर प्रदेश में एक बार कल्याण सिंह की सरकार थी, तो उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेजा गवर्नर साहब ने कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाओ, तो उन्होंने उनको दोबारा भेजा कि एक बार रीचेक करो। तो रीचेक करने के बाद फिर उन्होंने उसको दोबारा नहीं भेजा, तो उनकी सरकार बच गई। लेकिन बिहार में क्या हुआ, जब जो प्रेसिडेंट थे उनके पास भेजा गया कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए आर्टिकल 356 के तहत। लेकिन जब बिहार सरकार ने पुनः दोबारा कैबिनेट ने डिसाइड किया कि नहीं यहाँ लगना चाहिए, एंड देन तब 1999 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा। बस कहने का मतलब यही था कि दोबारा अगर राज्य भेजता है तो राष्ट्रपति को बाध्य हो जाते हैं फिर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा नहीं बोला गया है कि राष्ट्रपति के जो मन में आएगा वही कर लेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी सेल्फ डिस्क्रिशनरी नहीं है कि मतलब संवैधानिक रूप से उनको ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी गई है कि उनके मन में जो आएगा, ऐसा संविधान में उल्लेख नहीं गया है। कहा गया है कि राष्ट्रपति कैन डू एनीथिंग इंडिपेंडेंटली, परंतु उसके पास कुछ परिस्थिति वाली विवेक स्वतंत्रता है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तब उनके पास में कुछ स्पेशल इंडिपेंडेंसी है। राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में अपने विवेक का स्वतंत्रता का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सलाह पर, इन द सर्टेन सिचुएशन वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एंजॉय दी, उनकी जो लिबरेशन, उनको जो फ्रीडम दे रखी है डिस्क्रिशनरी पावर को, तब यूज कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी स्थिति है? देखो, लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होने पर ऐसा है कि चुनाव हुए लोकसभा के, तो किसी भी दल को वहाँ पे बहुमत साबित नहीं हुआ, तो ये बात राष्ट्रपति की यहाँ पे पावर इंडिपेंडेंट आ जाती है। अतः जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, तब उनके पास में ये पावर। ये देखिए, ये जो परिस्थितियाँ हैं जो मैंने आपको बोला, कुछ ऐसी परिस्थिति क्रिएट हुई जहाँ पर उनके विवेक की बिल्कुल इंडिपेंडेंसी है। एक तो क्या सिचुएशन क्रिएट हुई कि किसी को बहुमत नहीं साबित हुआ। दूसरा, अगर डेथ हो गई ऑल ऑफ सडन रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की, तो उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो, तब वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। अच्छा, वो मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है यदि वह सदन में विश्वास मत। देखो, जो मंत्रिमंडल, अगर वो उसमें जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ना, विश्वास मत अगर खो दे उनका मोशन में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, तो वो तब उनको भंग कर सकता है। लेकिन जब अगर सदन में विश्वास मत नहीं मिले तब कर सकते हैं राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को विघटित। ठीक है। वो अगर लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, राष्ट्रपति विघटित कर सकते हैं लोकसभा को।
5 वर्ष बाद करते हैं, ठीक है। यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया हो और जब ऐसा हुआ कि उनको कोई बहुमत मिला ही नहीं है, तो उस कंडीशन में वो लोकसभा को विघटित कर देते हैं। हर 5 वर्ष में नई लोकसभा का आयोजन किया जाता है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब संदर्भ सूची में क्या दे रखा है इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके। संविधान में 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़े गए 1 जून 1995 से प्रभावी हुए। ये देखो ऐसा है 24वें 84 संविधान के अनुसार शब्द जनसंख्या का मतलब 1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या तब तक रहेगी 2026 तक, उपरांत पहली जनगणना प्रकाशित न हो। देखो ये कह रहा है कि हमारे यहाँ सीट और अलॉटमेंट जो भी हो रखा है जनसंख्या के हिसाब से हो रखा है। तो एक हमारे यहाँ संविधान संशोधन हुआ 84 2001 में, और उसमें ये कहा गया कि जनसंख्या शब्द का मतलब ये है कि 71 में जो 1971 के अनुसार जो जनगणना थी तब तक रहेगी 2026 तक, ये बात कही गई थी 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 में कहा गया था, ठीक है। 2001 में कही गई थी बात, 84 में संविधान संशोधन। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली खंड ये पेज पर दे रखा है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति अधिनियम इतने से देखो ये तो आप एक उपराष्ट्रपति एवं पेंशन, ये दिस इज सो इम्पोर्टेंट। केवल राजेंद्र प्रसाद केवल 2 बार राष्ट्रपति बने, ये आप इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो, ओके। वीटो लैटिन शब्द, इसका अर्थ होता है रोकना, ये आपको समझ जाएंगे। कूपर बनाम भारत संघ, ये थोड़े डिस्कशन थे हमने जो किए थे, ठीक है। अब ये बताओ, हमने ये राष्ट्रपति वाला टॉपिक पूरा पढ़ लिया, और दैट इज़ गुड, एंड टुमारो विल डिस्कस अबाउट दी वाइस प्रेसिडेंट। थैंक यू एंड कीप डूइंग वेल।